Good morning, students. Today we will discuss about the non-PCR based molecular marker, that is RFLP or restriction fragment length polymorphism. In last lecture we studied that markers are of two types, PCR based and non-PCR based. So today we will discuss about the non-PCR based marker, that is RFLP. So what is RFLP? RFLP is a technique to recognize the difference in DNA and many other parts, to recognize suspected criminal case, paternity test, and other tests. So today we will discuss in the following parts. First of all, the what is the principle of RFLP, and the pattern generated depends mainly on what, and what are the concentrations that are used in RFLP, and the restriction enzyme which are used in RFLP technique, and the procedure and step of RFLP test, and what are the application of RFLP test, and advantage and disadvantage of RFLP टेक्निक। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है RFLP टेक्निक, उसका अपन देखते हैं। तो RFLP इज एन एंजाइमेटिक प्रोसीजर फॉर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA using restriction endonuclease enzyme. Fragments of DNA is obtained and the desired fragment is detected by using restriction probes. May be used to differentiate two organisms by analysis of patterns derived from cleavage of their DNA. तो प्रिंसिपल क्या है RFLP का कि RFLP में एक एंजाइमेटिक प्रोसीजर है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिजायर्ड DNA ऑफ सेगमेंट्स है उसको सेपरेट किया जाता है, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ये जो सेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं DNA के, वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से अपन उस DNA सीक्वेंस को जब रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट करते हैं तो ये डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट प्राप्त होते हैं, और फिर इन फ्रेगमेंट्स को अपन रेस्ट्रिक्शन प्रॉब्स, जिसकी कि अपने को सीक्वेंस नॉन होती है, उसकी सहायता से अपन पहचान लेते हैं कि ये DNA है, फ्रेगमेंट है, वो इतनी साइज का है, और उस प्रॉब से मैच कर लेते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न जनरेटेड डिपेंड्स मेनली ऑन, कि जो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से, तो जो फ्रेगमेंट्स प्राप्त होंगे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद में, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दीज डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन DNA ऑफ सेलेक्टेड स्ट्रेन्स। जो आपने DNA सेलेक्ट किया है किसी भी स्ट्रेन का, उसमें जो DNA में डिफरेंस होगा उसके ऊपर भी आपका फ्रेगमेंट की साइज है, या उसमें लॉन्ग कटेगा या छोटा कटेगा, बड़ा कटेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? DNA में डिफरेंस के आधार पर। जितना अगर एक दूसरे में पॉलीमॉर्फिज्म होगी उतना ही ज़्यादा उसमें साइज में वेरिएशन होगा। सेकंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं DNA को डाइजेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर भी आपका जो फ्रेगमेंट की साइज है वो डिपेंड करती है, क्योंकि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो उसकी कटिंग साइड्स हैं वो अलग अलग होती है। थर्ड है DNA प्रोब एम्प्लॉयड फॉर साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन। जो अपन DNA प्रोब क्या होता है कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है, और उसकी सीक्वेंस अपने को नॉन होती है। उसके ऊपर भी जो आपका RFLP पैटर्न है वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो प्रोब है उसकी सीक्वेंस कैसी है, वो उसी के साथ में जो अपन ने DNA है वो उसको सेपरेट किया है, और फिर उसको अपन ने पहचान आइडेंटिफाई किया है, तो वो DNA प्रोब के साथ मैच करेगा, उसी के आधार पर अपन उसको पहचानेंगे। फोर्थ है पॉइंट एंड फ्रेट शिफ्ट म्यूटेशंस। अपन जानते हैं कि किसी भी DNA के सेगमेंट में या जीन सीक्वेंस में अगर म्यूटेशन होगा, तो म्यूटेशन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के
डीएनए की सीक्वेंस में है वो क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। और जिससे अपन जब रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे तो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग इस जगह से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और जिससे उनका जो कटिंग साइड्स है वो भी डिफरेंट होगी। फिफ्थ है डिफरेंसेज इन एलील्स फॉर ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगर आपका एलील में डिफरेंस है, क्योंकि एक जीन के दो एलील होते हैं, अगर उनमें एलील में डिफरेंस है तो उसकी वजह से भी आपका जीन सीक्वेंस में क्या होगा, जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसमें भी डिफरेंस आएगा। अब अपन जो RFLP है उसी का प्रयोग क्यों करते हैं उसके ऊपर कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ RFLP। तो RFLP एक क्या है कि रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है, मतलब जो RFLP टेक्निक है वो धीमी प्रक्रिया है। इसमें रेडियो आइसोटोप का यूज करते हैं, जिससे इसका उपयोग है वो बहुत ही कम करते हैं। यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स हैज लिमिटेड RFLP यूज टू सर्टिफाइड लेबोरेटरीज। रेडियो आइसोटोप का यूज होने के कारण RFLP टेक्निक को बहुत ही कम काम में लिया जाता है। थर्ड, कोडोमिनेंट मार्कर एंड इट इज स्पीसीज स्पेसिफिक मीन हाईली लोकस स्पेसिफिक। ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, लेकिन यह क्या होता है कि स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, किसी स्पीसीज की डीएनए में वेरिएशन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, या किसी जीन में स्पेसिफिक लोकस को है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, लेकिन होल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। फोर्थ है स्पेसिफिक टू ए सिंगल और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉम्बिनेशन। इसको अपन किसी एक सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या सिंगल जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसी के में काम में ले सकते हैं। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से अगर अपन ने उसको ट्रीट किया है तब अपन RFLP पैटर्न काम में नहीं ले सकते। नीड हाई क्वालिटी, इसमें जो डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका बहुत ही प्योर और हाई होना चाहिए, और जो इसमें आपका प्रोब है डीएनए फॉर्म वो भी पॉलीमॉर्फिक होने चाहिए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होंगे तो वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें जो डीएनए प्रोब्स हैं वो पॉलीमॉर्फिक रिक्वायर्ड होते हैं। एक लास्ट इसकी जो यूज करने की कंसिडरेशन है वो एक्सपेंसिव। अपन RFLP टेक्निक यूज करते हुए इसलिए भी विचार करते हैं क्योंकि यह एक्सपेंसिव बहुत हैं, इसलिए भी इसको बहुत ही कम लोग हैं वो यूटिलाइज कर पाते हैं। हाईली एक्सपेंसिव टेक्निक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम endonucleases that cleaves the double-stranded DNA at specific nucleotide long palindromic sequence। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं कि ये एंडोन्यूक्लिएज होते हैं जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से क्या करते हैं, काटते हैं, और जो सीक्वेंस ये कट करते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, चाहे अपन 5 प्राइम टू 3 प्राइम में उसको रीड आउट करें या 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री। अपन अगर 5 टू 3 प्राइम करेंगे तो AAGGTC हैं, तो उसी प्रकार अगर फिर अपन दूसरे स्टैंड पे 3 टू 5 प्राइम करेंगे तो उस पर भी AAGGTC ही दिखाई देगी। तो ये जितने टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप काम में लोगे उतने ही प्रकार के उसमें फ्रेगमेंट्स बनेंगे, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्टली अपन RFLP टेक्निक में 2 या 3 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लेते हैं। अब है RFLP प्रोसीजर या जो स्टेप्स हैं वो RFLP में क्या हैं। तो सबसे पहले जो RFLP टेक्निक की स्टेप हैं उसमें सबसे पहले अपने को सैंपल कलेक्ट किया जाता है। सैंपल कलेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी अपने को टिश्यू है उसका, जैसे मान लीजिए कि कोई ह्यूमन बीइंग का अगर अपने को RFLP टेक्निक लगानी है तो ह्यूमन बीइंग से उसकी ह्यूमन सेल्स लेंगे, जैसे हो सकता है उसका सीमन ले लिया, उसके हेयर हो गए, उसका ब्लड हो गया, अपन कुछ भी ले सकते हैं। अगर अपने को बैक्टीरियल सेल का डीएनए में RFLP टेक्निक लगा रखी है तो बैक्टीरियल सेल लेंगे, और अगर किसी 2 प्लांट स्पीसीज में अपने को अगर उसके डीएनए में अगर कंपैरिजन करना है तो अपन प्लांट मटेरियल है उसका अपन डीएनए ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होती है वो
कलेक्शन ऑफ सैंपल। फिर उसके बाद में डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल टिश्यूज, जो भी जिस टिश्यू का अपने को डीएनए से, ह्यूमन बीइंग हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया या प्लांट मटेरियल, सबसे पहले उसका अपन डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकंड स्टेप होती है जब अपन डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में उसका रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट। The DNA in each sample is digested with the same restriction enzyme. The enzyme restriction enzyme has a specific restriction site on the DNA, so it cut DNA into fragments. Different size of fragments are generated along with the specific desired fragment. जैसे ही अपन ने सेल सैंपल है उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में अपन उसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट किया। सभी जो मान लीजिए कि 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म है और तीनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अपन ने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है, तो तीनों में एक ही प्रकार का, तीनों को एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए को अपन कट करेंगे या डाइजेस्ट करेंगे और उनमें वेरिएशन की वजह से अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स अपने को प्राप्त होंगे। थर्ड स्टेप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब अपन फ्रेगमेंट्स हैं वो डीएनए डाइजेस्ट से प्राप्त कर लेते हैं, तो अब उन फ्रेगमेंट्स को अपन सेपरेट आउट कैसे करेंगे कि कौन सा फ्रेगमेंट कितनी साइज का है और कौन सा कितनी साइज का है, उसके लिए अपन करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। The digested fragments are run in polyacrylamide gel electrophoresis or agarogel electrophoresis to separate the fragments on the basis of length or size or the molecular weight। मतलब उसकी लेंथ और साइज के बेसिस पे या मोलिकुलर वेट के आधार पर अपन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हैं वो सेपरेट आउट कर लेते हैं, या तो पॉलीक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा या अगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। फिफ्थ स्टेप है डीनेचुरेशन। जब अपन डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद में अपन उसको डीनेचुरेट करते हैं और डीनेचुरेशन के लिए अपन NaOH से उसको ट्रीट करते हैं, जिससे आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाता है। तो ये देखिए नीचे, द जेल इज प्लेस्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर डीनेचुरेशन सो दैट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आर फॉर्म। जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाएगा NaOH से जब उसको ट्रीट करेंगे या NH के सॉल्यूशन में उसको डालेंगे तो। फिर नेक्स्ट स्टेज में जब वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाता है तो उसके बाद में ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब होता है कि जेल से डीएनए को है वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे लेना ही ब्लोटिंग कहलाता है। तो द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऑब्टेन आर ट्रांसफर्ड इनटू ए चार्ज्ड मेम्ब्रेन दैट इज नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड कैपिलरी ब्लोटिंग और इलेक्ट्रो ब्लोटिंग। तो ब्लोटिंग का मतलब ही यही होता है कि जो आपका जेल पे डीएनए है जो कि अब सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, उससे डीएनए को ट्रांसफर करना किस पे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। यह प्रोसेस ही क्या कहलाती है, ब्लोटिंग। अब इसको ट्रांसफर क्या करें, कैसे करेंगे, या तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा या इलेक्ट्रो ब्लोटिंग के द्वारा। नेक्स्ट स्टेप है बेकिंग एंड ब्लॉकिंग। जब अपन उसको उस पर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे NCN मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर लेते हैं तो उसके बाद में बेकिंग एंड ब्लॉकिंग की जाती है। द नाइट्रोसेलुलोज पेपर ट्रांसफर्ड विद डीएनए इज फिक्स्ड बाय ऑटोक्लेविंग। जब अपन डीएनए को NCM मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर लेते हैं तो उसके बाद में उस डीएनए को फिक्स कर दिया जाता है, किसकी सहायता से, ऑटोक्लेविंग की सहायता से। Then the membrane is blocked by using bovine serum albumin or the casein to prevent binding of the labeled probe नॉन स्पेसिफिकली टू द चार्ज मेम्ब्रेन। जब अपन बेकिंग हो जाती है ऑटोक्लेविंग के द्वारा, तो उसके बाद में ब्लॉकिंग करते हैं किसकी सहायता से, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन या केसिन की सहायता से, जिससे कि लेबल्ड प्रोब है वो नॉन स्पेसिफिकली किसके साथ में बाइंड नहीं हो, NCM मेंबर के साथ में बाइंड नहीं हो। अब आप इधर डायग्राम में देखिए, सबसे पहले अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से डीएनए को सेपरेट कर लिया, फिर उसके बाद में अपन ने जो उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ले लिया, नीचे एल्केलाइन सोल्यून है जो कि अपन ब्लोटिंग कहते हैं, और फिर उसके बाद में हेवी वेट पे रख दिया जिसकी सहायता से आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो फिल्टर पे
आ गए। ये देखिए नेक्स्ट जो राइट हैंड में डायग्राम है, नाइट्रोसोसेलुलोज फिल्टर हैं, फिर उसके नीचे जेल हैं, और एनसीएम मेंबर पे आपके देखिए जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके स्पॉट्स बन गए। नेक्स्ट है hybridization and visualization. The labeled RFLP probe is hybridized with the DNA on the nitrocellulose membrane. The RFLP probes are complementary as well as the labeled with radioactive isotope, so they form color band under visualization by autoradiography. जब अपन एनसीएम मेंबर पे आपका डीएनए जो सेपरेट आउट किया है वो हाइब्रिडाइज सॉरी चिपक जाएगा, उसके बाद में अपन डीएनए प्रोब को उसको अगर उसके साथ में हाइब्रिडाइज करेंगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी उसके साथ में वो डी आपका प्रोब जाके बाइंड हो जाएगा, और प्रोब बाइंड होगा वहाँ पे फ्लूरेसेंस इमिट होगी जब अपन ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो, क्योंकि जो आपका प्रोब है उसके साथ में रेडियो आइसोटोप लगा हुआ था, जिससे जब भी कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होगी तो अपन ऑटो रेडियोग्राफी में बाइंडिंग होने के बाद में वहाँ से जो आपका है वो लाइट इमिट होगी और वहाँ पे बैंड दिखाएगा कलर्ड। ये देखिए आप डायग्राम में इसकी सहायता से अपन देख लेंगे। अब एप्लीकेशन क्या क्या है आरएफएलपी की। एक तो अपन किसी भी जीन ऑर्गेनिज्म की जीनोम की अगर मैपिंग करनी हो तो उसमें अपन आरएफएलपी टेक्निक काम में लेते हैं। सेकेंड है जेनेटिक डिजीज एनालिसिस। आरएफएलपी टेक्निक की सहायता से अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है तो उसको अपन डायग्नोज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जो आपका 3 ऑर्गेनिज्म हैं उनसे अपन डीएनए आइसोलेट कर लिया, फिर उसके बाद में अपन ने उससे राइट हैंड में देखिए उसकी प्रोजेनी होगी, उसमें इस प्रकार के बैंड आ सकते हैं, तो अपन देख सकते हैं कि उसमें किस स्थान पे म्यूटेशन हुआ है, किस जगह जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से डिजीज हो रही है। सेकेंड है म्यूटेटेड जीन का पता लगाने के लिए भी अपन आरएफएलपी टेक्निक का यूज में लेते हैं। जैसे कि ये आपका मैटरनल साइड है और ये आपका जो हीमोफीलिया से ग्रसित पेशेंट है उसका डीएनए है, और एक आपके नॉर्मल पेशेंट का डीएनए है, तो जिसमें हीमोग्लोबिन में हीमोफीलिया क्यों होता है, क्योंकि जो आपका एमिनो एसिड होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिससे जो आपके ग्लूटामेट है वो वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ग्लूटामेट को वेलिन के द्वारा, जिसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है, और उसका पता अपन लगा सकते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। आरएफएलपी टेक्निक का उपयोग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी किया जाता है। जैसे मान लो कई बार किसी का मर्डर कर दिया जाता है और अपने को कई बार पता नहीं लगता है कि इसका मर्डर किसने किया है, तो अपन क्या करते हैं कि उसका अगर वहाँ पे कोई उसने मर्डर किया है तो उस व्यक्ति के मान लीजिए कोई ब्लड का स्पॉट मिल गया या कोई और मिल गया, तो उस तीनों के केसेस के सस्पेक्टेड मान लो कि 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, उनका अपन सस्पेक्ट हैं कि भाई इसने मर्डर कर किया हो सकता है, इसने किया होगा इसने, तो तीनों सस्पेक्टेड पर्सनस का अपन डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जहाँ पे ब्लड के जो अपने को मिले हैं स्पॉट वगैरह, उस ब्लड के स्पॉट के अपन जो डीएनए है उसको भी अपन एम्पलीफाई करेंगे। फिर इन दिनों के डीएनए को डाइजेस्ट करके अपन जब मैपिंग करेंगे या जब प्रोब के द्वारा इनको आइडेंटिफाई करेंगे, तो जिसके साथ में जिसका डीएनए मैच हो रहा होगा, देखिए आप इधर राइट हैंड साइड में तो आपका क्राइम स्पॉट से ब्लड है, उसकी जब अपन डीएनए डाइजेस्ट करके आरएफएलपी टेक्निक के द्वारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो ये बैंड प्राप्त हुए, और जो सस्पेक्टेड पर्सन थे 1, 2 और 3 उनकी डीएनए का भी अपन ने आरएफएलपी टेक्निक के द्वारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो इससे अपन जो फर्स्ट सस्पेक्टेड पर्सन है और जहाँ पे क्राइम स्पॉट हैं का जो डीएनए अपने को मिला उन दोनों का सेम फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो सस्पेक्टेड पर्सन फर्स्ट हैं उसने क्या किया था, उस व्यक्ति का मर्डर किया था। इससे अपन ऐसे आरएफएलपी टेक्निक की सहायता से डायग्नोज या पहचान सकते हैं। फोर्थ है पैटर्निटी टेस्ट। कई बार क्या होता है कि किसी भी ने पीछे का कोई बच्चा होता है उसका अपने को पता नहीं लगता है कि यह इसका फादर कौन है, इसकी मदर कौन है, तो या कोई डिस्प्यूटेड मैटर होता है कि
वो व्यक्ति कहें कि भाई ये बच्चा मेरा नहीं है, जबकि लेडीज़ कहें कि नहीं बच्चा इसी का है, तो उस केस में भी अपन पैटर्निटी टेस्ट में भी RFLP टेक्निक को काम में लेते हैं। इस इस टेस्ट में अपन क्या करेंगे कि जो बच्चा है उसका DNA एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्लस उसके मदर और फादर हैं उन दोनों का भी DNA एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उनका वही रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट करने के बाद में अपन RFLP टेक्निक काम में लेंगे, वो सॉरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करने के बाद में जो बैंड आएंगे, बैंड को अपन अगर मैच करेंगे तो जिसके साथ में जिसका बैंड मैच होगा उससे अपने को पता लग जाएगा कि ये फला बच्चा है, उसके मदर और फादर अमुक व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से जो RFLP टेक्निक है उसका जीनोम मैपिंग है, जेनेटिक डिजीज के एनालिसिस के लिए हैं, या आपका जो क्रिमिनल टेस्ट है उसके डायग्नोसिस के लिए, जीन में म्यूटेशन का पता लगाने के लिए, और पैटर्निटी टेस्ट में RFLP टेक्निक का यूज किया जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या हैं RFLP टेक्निक? तो RFLP प्रोड्यूस सेमी डोमिनेंट मार्कर अलाउिंग डिटर्मिनेशन ऑफ होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी। RFLP मार्कर हैं वो एक क्या है, कोर डोमिनेट मार्कर हैं, जिससे क्या होता है कि वो होमोजाइगस कंडीशन में भी अगर कोई रिसेसिव जीन है या डोमिनेंट जीन है तो उस कंडीशन में भी उसको जीन को सीक्वेंस करके उसका पता लगा सकता है, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये स्टेबल और रिप्रोड्यूसिबल होती है, और जो रिजल्ट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और रिलायबल होते हैं। थर्ड है, इस टेक्निक में किसी प्रकार के किसी प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि इस DNA की सीक्वेंस है, उसकी सीक्वेंस है वो ज्ञात होनी चाहिए। सीक्वेंस से रिगार्डिंग कोई प्रायर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, और एक ये सिंपल टेक्निक है। ये इसके एडवांटेज हैं, जबकि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? एक तो यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है जिससे रिजल्ट प्राप्त करने में बहुत टाइम लगता है। सेकेंड, ये हाई लेवल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें जो स्किल्ड पर्सन है वो ही इसको परफॉर्म कर सकता है। थर्ड, इसमें जो DNA की मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और क्वालिटी है मीन वो प्योर भी होना चाहिए। क्रूड DNA अपन काम में नहीं ले सकते। इसमें जो रेडियो आइसोटोप का यूज है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली काम में लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कई बार रेडियो आइसोटोप्स की वजह से कई कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस रिलीज आउट होते हैं, जिससे कैंसर वगैरह होने का खतरा रहता है। टू मैनी पॉलीमॉर्फिज्म में बी प्रेजेंट फॉर ए शॉर्ट प्रोब। कई बार क्या होता है कि एक छोटा सा जो आपका नॉन सीक्वेंस है और अपन ने उसको एज ए प्रोब काम लिया है, और जब अपन उसको पॉलीमॉर्फिज्म डिटेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी विविधता होने के कारण इसका पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सी जगह क्या डिफरेंस है। इसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उस वो भी कॉस्ट इफेक्टिव होती है और लेबरस होती है। लो फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड वॉल्यूम इन पॉलीप्लॉइड प्लांट्स। इसमें जो पॉलीप्लॉइड प्लांट्स हैं जैसे कि आपका वीट वगैरह हैं, उनमें जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसकी फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है, लो होती है, जिससे यह इजीली डिटेक्टेबल नहीं होती है। तो ये था आज आपका RFLP टेक्निक, नॉन PCR बेस्ड मॉलिकुलर मार्कर, उसकी प्रोसीजर स्टेप्स कैसे कैसे करते हैं, और उसके एप्लीकेशन क्या है, और उसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। थैंक यू।